दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। सामाजिक विज्ञान का 10वां अध्याय 14वां अध्याय आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। दोस्तों 13वां अध्याय में कुछ मैप हैं। उन मैप को मैं अच्छी तरह से आप लोगों को उसका वीडियो बनाना चाहता हूं, इसलिए अभी रहने दिया है। शाम तक वो वीडियो आ जाएगा। जो कि हमारे मैप का प्रश्न आता है परीक्षा में, वो करना सरल रहता है हमारे लिए और अच्छे अंक इसमें जो भी अंक हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शाम को जो वीडियो आएगा वो 13वां अध्याय का आएगा। शुरू करते हैं। आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन 3 अंक का अध्याय है। इसमें छोटे प्रश्न ही पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय आय की गणना अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा राष्ट्रीय आय की गणना से होने वाले 2 लाभ बताइए। कहने का मतलब हमारे देश में देश की कुल आय कितनी हुई उसकी गणना करते हैं, और वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उससे या तो होने वाले 2 लाभ बताइए। तो देखते हैं। आर्थिक प्रगति का सूचक अर्थव्यवस्था है। जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो हमारे देश के लिए आर्थिक प्रगति कितनी हुई उसका सूचक है। नेक्स्ट है बजट का आधार कितना होना चाहिए। नेक्स्ट बजट का आधार कितना रखना है। आर्थिक नीति का ज्ञान इससे पता चलता है। और हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। दूसरा है जीडीपी का पूरा नाम अगर प्रश्न में छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का अगर सूत्र पूछ लिया जाए तो राष्ट्रीय आय, हमारी कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय कितनी हुई है उसमें कुल जनसंख्या का भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय है वो हमारे देश की ज्ञात हो जाएगी। तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र पूछ लें तो राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या लिखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। एक निश्चित अवधि में देश के उत्पादन के साधनों से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं अब ध्यान रखना है। एक निश्चित अवधि में, निश्चित अवधि यानी मान लो 1 वर्ष में देश के उत्पादन के साधनों से, जो भी उत्पादन के साधन हैं उनसे जो उत्पादित वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उनका जो अंतिम मूल्य होता है के योग को, उन सब के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक बार पुनः, एक निश्चित अवधि में देश के उत्पादन के साधनों से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की परिभाषा क्या है। एक देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी एक देश, यानी जो हमारा देश है उसकी सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुएं या सेवाएं हैं उनका जो अंतिम मूल्य उसके योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक बार पुनः, एक देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की गणना। भारत में यानी राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है देश की आय, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको CSO कहते हैं 1955 से ये गणना कर रही है और उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा होती है और वो 1955 से कर रही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की
गणना सर्वप्रथम कब और किसने की? 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम की गई थी। 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय की गणना हेतु राष्ट्रीय आय समिति NIC का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय आय की गणना की जाती थी, उसके लिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ, जिसको NIC कहते हैं। उसका गठन है वो कब हुआ? अगस्त 1949 ईस्वी में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में। ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आय समिति के ये जो अध्यक्ष थे PC महालनोबिस, उनकी अध्यक्षता में अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति NIC का गठन किया गया। नेक्स्ट है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, M विश्वेश्वरैया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? M विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक कल्याण एवं आर्थिक विकास का अधिक उपयुक्त माप किसे माना जाता है? आर्थिक कल्याण एवं आर्थिक विकास का अधिक उपयुक्त माप किसे माना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को। आर्थिक कल्याण एवं आर्थिक विकास का उपयुक्त माप कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है, अंतिम उत्पाद वस्तुएं व सेवा क्या है? यानी अंतिम उत्पाद क्या है? तो उत्तर है, निर्माण की प्रक्रिया के अंत में जो वस्तु उपभोक्ताओं के लिए उपभोग के लिए उपलब्ध होती है। यानी निर्माण की प्रक्रिया में कोई वस्तु बनाते हैं तो उसके निर्माण की प्रक्रिया के अंत में जो वस्तु उपभोक्ता यानी जो इसका उपयोग करता है, उपभोक्ता के उपभोग के लिए उपलब्ध होती है, उसको अंतिम उत्पाद कहते हैं। तो निर्माण की प्रक्रिया के अंत में जो वस्तु उपभोक्ता के उपयोग के लिए उपलब्ध होती है वही अंतिम उत्पाद है, वस्तुएं एवं सेवा है। नेक्स्ट है, प्राथमिक क्षेत्र, कृषि एवं सहायक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या है? कृषि एवं सहायक क्षेत्र, उससे आप क्या समझते हैं? तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करके उत्पादन किया जाता है। जो हमारे प्रकृति के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं वे संसाधन, उनका प्रत्यक्ष उपयोग करके उत्पादन किया जाता है। उदाहरण कृषि है, पशुपालन है, शिकार है, वन है, खनन है, मत्स्य पालन है, मधुमक्खी पालन है। यानी इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करके जो उत्पादन किया जाता है वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है, द्वितीयक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र है। द्वितीयक क्षेत्र कौन सा है? औद्योगिक क्षेत्र। उससे आप क्या समझते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र में इसमें वस्तुएं निर्मित की जाती हैं और वस्तु निर्माण की प्रक्रिया मुख्यतः उद्योगों में होती है। जैसे निर्माण है, विनिर्माण है, विद्युत है, जलापूर्ति है। द्वितीयक क्षेत्र यानी उद्योग से संबंधित औद्योगिक क्षेत्र, ये ध्यान रखना है। इसमें वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, वस्तुओं को बनाया जाता है और वस्तु निर्माण की प्रक्रिया है, वस्तुओं के निर्माण की जो काम होता है वो मुख्यतः उद्योगों में होता है। उदाहरण निर्माण, विनिर्माण, विद्युत एवं जलापूर्ति। नेक्स्ट है, अगर दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करने के लिए जो वीडियो चल रहा है उसी के नीचे आप देखें, यहाँ पर ये लाइक दे रखा है, शेयर दे रखा है उसके पास में, यहाँ से आप लाइक कर सकते हैं। लाइक का मतलब ये कुछ नहीं है कि आपने लाइक बटन दबा दिया और मुझे बहुत सारे पैसे मिल गए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि लगभग 5000 व्यू पे $1 मिलता है। यानी $1 का मतलब 69 रुपये 5000 लोगों के देखने पर। मैं केवल वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों की पढ़ाई है वो अच्छी हो सके और मैं कुछ जन कल्याण का काम है वो कर सकूं, एक शिक्षक की अच्छी भूमिका निभा सकूं। तो आप लोग यहां से
शेयर बटन पर दबाएं। यहाँ पर आप अगर आप बटन दबाएंगे तो फिर उसके बाद आपके सामने आपके मोबाइल में दूसरी विंडो ये खुल जाएगी। इसमें आप व्हाट्सएप पर क्लिक कर सकते हैं, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपके व्हाट्सएप की लिस्ट खुल जाएगी। उसमें आप जिस ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं या जिस अपने दोस्त रिश्तेदार को शेयर करना चाहते हैं उसके नाम से उसको है आप सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मेरे वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाएं। नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र है। उससे आप क्या समझते हैं? इसमें वस्तुओं को निर्माण ना करके सेवाओं का सृजन किया जाता है। कोई वस्तु का निर्माण नहीं होता है, यहाँ पर सेवाओं का सृजन होता है। सेवाओं से संबंधित काम होते हैं, जैसे प्रशासन, रक्षा, बैंकिंग, संचार, परिवहन, बीमा, व्यापार, जलपान गृह, ये सब सेवाओं में आते हैं। प्रशासन में सेवा है, एक प्रशासनिक सेवा। रक्षा में सेवा है, सैनिक हमारे लिए काम करते हैं। बैंकिंग में बैंक में जो कर्मचारी हमारे लिए काम करते हैं लोगों के लिए, तो वो सब ये सारे जो है क्षेत्र उसके अंदर व्यक्ति सेवाएं देने का काम करता है। तो ये तृतीय क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। इसमें वस्तुओं को निर्माण न करके सेवाओं का सृजन किया जाता है। नेक्स्ट है मध्यवर्ती वस्तुएं। क्या है मध्यवर्ती वस्तुएं? बीच की वस्तुएं, यानी जो वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में प्रयोग में लाई जाती हैं। जो वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, सेवाओं का जो निर्माण किया जाता है, अंतिम वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उसके लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, वे मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने का क्या कारण है? भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है, उसका कारण क्या है? निम्न उत्पादकता, अकुशल श्रमिक और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। हमारे यहाँ उत्पादक है वो कम हो रही है, अकुशल श्रमिक हैं, श्रमिक पूरी तरह से अच्छी तरह से कार्य उसको करना नहीं जानते, और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हो रही है। ये मुख्य रूप से 3 मुख्य कारण है। इस कारण से हमारे देश भारत में प्रति व्यक्ति आय है वो कम है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत की जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें कौन सा क्षेत्र है उसका सर्वाधिक योगदान है? तो उसमें तृतीय का क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, जिसका सर्वाधिक योगदान है। नेक्स्ट है वर्तमान में रोजगार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? वर्तमान में रोजगार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? यानी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सा क्षेत्र अपना योगदान ज्यादा दे रहा है? प्राथमिक क्षेत्र, कृषि एवं सहायक क्षेत्र। नेक्स्ट है विकास की अवधारणाएं क्या है? अगर पूछा जाए तो विकास की अवधारणाएं हैं मानव विकास, सतत एवं धारणीय विकास और समावेशी विकास। ये मानव विकास की अवधारणाएं हैं, तीनों ध्यान रखना है। मानव विकास, सतत एवं धारणीय विकास और समावेशी विकास। नेक्स्ट है मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? मानव विकास की अवधारणा का, तो ये जो महबूब उल हक द्वारा 1990 में इसका प्रतिपादन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? महबूब उल हक ने 1990 में। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक निर्माण हेतु किन घटकों या आयामों को शामिल किया जाता है? मानव विकास सूचकांक के निर्माण में ऐसे कौन से घटक या आयाम हैं जिनको शामिल किया जाता है? पहला है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा स्वास्थ्य या जीवन प्रत्याशा, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय यानी जीवन स्तर। अब मानव विकास सूचकांक हमारे देश का कितना है, कितना हम प्रगति कर रहे हैं, उसको देखने के लिए ये जो चीजें हैं उनके आधार पर मानव विकास के बारे में पता चलता है। पहला है शिक्षा, शिक्षा कितनी है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, जीवन प्रत्याशा व्यक्ति की जीने की उम्र कितनी है, और प्रति व्यक्ति आय जीवन स्तर उसका कैसा है, रहन सहन उसका कैसा है, वो किस प्रकार से जीवन स्तर से वो रहता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मानव विकास सूचकांक के बारे में जो है उसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है मानव विकास से क्या तात्पर्य है? मानव विकास का मतलब क्या है? मानवीय समूह की स्वास्थ्य, शिक्षा
व जीवन स्तर संबंधी दशाओं के गुणात्मक परिवर्तन को, यानी मनुष्य पूरे समूह की, उसके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, उसका शिक्षा का स्तर कैसा है, जीवन स्तर कैसा है, इन दशाओं के जो गुणात्मक परिवर्तन होता है, गुणात्मक परिवर्तन का मतलब और अच्छी स्थिति होना, तो उसको मानव विकास कहते हैं। एक बार पुनः ध्यान रख लें, मानवीय समूह की स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर संबंधी दशाओं के गुणात्मक परिवर्तन को मानव विकास कहते हैं। मानव विकास से तात्पर्य यह है। नेक्स्ट है समावेशी विकास को परिभाषित कीजिए। अब समावेशी विकास को आप कैसे समझेंगे? समावेशी विकास का मतलब समाज में रहने वाले सभी लोगों को बिना भेदभाव के विकास की मुख्य धारा में शामिल करना। समाज में जो भी लोग रहते हैं उन सभी लोगों के साथ में बिना कोई भेदभाव के विकास की मुख्य धारा से उनको शामिल करना, विकास की मुख्य धारा में शामिल करना समावेशी विकास कहलाता है। नेक्स्ट है सतत विकास या धारणीय विकास या पोषणीय विकास किसे कहा जाता है? अगर सतत विकास के बारे में पूछें या धारणीय विकास या पोषणीय विकास, तीनों एक ही है, इसका मतलब क्या है? तो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधन का उपयोग करना, यह है सतत विकास, धारणीय विकास या पोषणीय विकास। यानी भविष्य की पीढ़ियां, जैसे अभी हम जी रहे हैं, हमारे बाद जो अन्य लोग इस दुनिया में आएंगे, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी भविष्य की जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उनकी आवश्यकताओं को अवहेलना नहीं करना है कि उनके लिए वो चीज रहे नहीं रहे। जैसे पेट्रोल है तो आने वाले कल की पीढ़ी के लिए रहे नहीं रहे, उसकी अवहेलना नहीं करनी है। अभी अपन काम में ले लें और बाद वाले वो जाने। तो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करते हुए, यानी उनका भी ख्याल रखना है, अवहेलना न करते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधन का उपयोग करना, यह है सतत विकास, धारणीय विकास और पोषणीय विकास। नेक्स्ट है आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य है। आर्थिक वृद्धि क्या है? समय के साथ राष्ट्र के वास्तविक उत्पादन या स्तर में वृद्धि होना। समय के साथ हमारे देश यानी किसी भी राष्ट्र के वास्तविक उत्पादन या उसके स्तर में वृद्धि होना आर्थिक वृद्धि है। नेक्स्ट है नियोजन से क्या आशय है? नियोजन से आप क्या समझते हैं? नियोजन संसाधनों का उपयोग करके लक्ष्य को प्राप्त करने की तकनीक है। नियोजन क्या है? संसाधन का अपन उपयोग करते हैं और उन संसाधनों के द्वारा अपने जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करते हैं, उस तकनीक को नियोजन कहते हैं। तो अगेन, नियोजन संसाधनों का उपयोग करके लक्ष्य को प्राप्त करने की तकनीक है। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब हुई? 1934 ईस्वी में एवं विश्वेश्वरैया द्वारा। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब हुई? 1934 में। किसने की? विश्वेश्वरैया ने। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पश्चात भारत में आर्थिक नियोजन का कार्य क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात भारत में आर्थिक नियोजन का कार्य, योजना आयोग। आर्थिक नियोजन का कार्य है वो योजना आयोग करता है मार्च 1950 से। भारत में आर्थिक नियोजन के दो उद्देश्य, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं? तो आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करना, दूसरा है गरीबी की समस्या का समाधान करना। आर्थिक नियोजन के ये दो उद्देश्य हैं, आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करना और दूसरा गरीबी की समस्या का समाधान करना। नेक्स्ट है योजना आयोग का प्रमुख कार्य बताइए। योजना आयोग मुख्य रूप से क्या कार्य करता है? तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। ऐसे 5 सालों की योजना बनाई जाती है जिसमें क्या क्या विकास करने हैं, कैसे उन सब का लक्ष्य तय किया जाता है। फिर गरीबी की समस्या का समाधान करना, ये योजना आयोग का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना अगस्त 1952 में
राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना हुई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना। उनका अनुमोदन करती है कि हाँ ये योजनाएं सही हैं और इनका कार्य है, इनको इन कार्य को चलाया जाए। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए। हमारे देश में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना है, वो कब से कब तक चली उसके बारे में। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। नेक्स्ट है योजना अवकाश से आप क्या समझते हैं? बीच में योजना अवकाश भी रहा, तो योजना अवकाश का मतलब क्या है? भारत पाकिस्तान युद्ध व अकाल के कारण तीसरी योजना के पश्चात योजना बनाने की प्रक्रिया में बाधा आने के कारण 1966 से 1969 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई, जिसे योजना अवकाश कहते हैं। यानी भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और अकाल भी पड़ा, तो उसके कारण जो तीसरी योजना है, 5-5 वर्षों की योजना होती है, लेकिन तीसरी योजना के पश्चात जो योजना बनाने की प्रक्रिया में बाधा आ गई इस युद्ध के कारण और अकाल के कारण, तो भारत में 1-1 वर्षीय योजनाएं बनाई गई। 1966 से 1969 के बीच यानी 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई, जिसे योजना अवकाश कहते हैं। नेक्स्ट है अनवरत योजना से क्या समझते हैं? अनवरत योजना क्या है? अनवरत योजना का मतलब चालू योजना को निश्चित समय अंतराल के बाद संपादित किया जाता है। चालू योजना के लक्ष्यों व समयावधि में परिवर्तन की इसकी लोचशीलता रहती है। अनवरत योजना यानी जो चालू योजना है, निश्चित समय एवं अंतराल के बाद उसको संपादित किया जाता है, और चालू योजना के जो लक्ष्य हैं या समयावधि में परिवर्तन की लोचशीलता रहती है, उसकी समयावधि में उनके लक्ष्य में परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए। तो 12वीं पंचवर्षीय की योजना की अवधि है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? अधिक तीव्र, समावेशी व धारणीय विकास। अधिक तीव्र, समावेशी व धारणीय विकास, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। नेक्स्ट है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 ईस्वी में नीति आयोग की स्थापना हुई। कब हुई? 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। नेक्स्ट है नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम बताइए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। नेक्स्ट है भारत सरकार का थिंक टैंक किसे कहते हैं? भारत सरकार का थिंक टैंक किसे कहते हैं? नीति आयोग को। भारत सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग को कहते हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग की स्थापना के मूल में 2 केंद्र कौन से हैं? पहला है टीम इंडिया हब और दूसरा है ज्ञान व नवाचार हब। नीति आयोग की स्थापना में स्थापना के मूल में 2 केंद्र हैं ये। पहला टीम इंडिया हब और दूसरा ज्ञान व नवाचार हब। नेक्स्ट है टीम इंडिया हब का क्या कार्य है? नीति निर्माण में राज्य सरकारों को केंद्र सरकारों के साथ शामिल करना। जो भी नीति निर्माण की जाती है उसके अंदर राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ शामिल करना टीम इंडिया हब का कार्य है। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो। जो है यहाँ पर टॉपिक का नाम गलत हो गया है। आप लोग इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। स्टडी विद प्रकाश सार डूंगरपुर सर्च करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना नहीं भूलें, ताकि आप लोग जो है इस हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग
घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ परीक्षा की अच्छी तैयारी करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। वीडियो को एक बार देखें और दूसरी बार पुनः उसको देखें और चेक करें वास्तव में आपको कितना याद हुआ है। ये मेरी गारंटी है कि आप लोग दूसरी बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ वास्तव में मुझे इससे याद हो रहा है। करके देखें, आपको जो है प्रैक्टिकली इसके बारे में पता लग जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में शाम को 13वां अध्याय लेकर के, परिवहन एवं संचार, जिसके अंदर कुछ मैप आप लोगों को मैं बताऊंगा जो हमारे परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में थोड़े प्रश्न कठिन होते हैं, आप इसको अच्छी तरह से देखें, समझें और इसके प्रश्न राइट करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।